दुनिया में मोर देन 7,000 लैंग्वेजेस हैं एग्जिस्टिंग, जिसमें से 44% इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं। वाई इंडेंजर्ड लैंग्वेज? तो एक लैंग्वेज नॉर्मली हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक मीडियम है जिससे हमने कम्युनिकेट करना है, लेकिन हम अगर थोड़ा और इस पे स्टडी करें तो सिर्फ ये एक मीडियम नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी बिलोंगिंग है, आपका एक पूरा एसेट है। हमें डिजिटल स्टोरी टेलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे ऑलरेडी फ़ोन देख रहे हैं, तो उसमें ये है कि हम अगर कोई कार्टून्स वगैरह बनाएं अपनी लैंग्वेजेस में, सिर्फ ब्रशास की ही बात नहीं, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो अगर हम कार्टून्स वगैरह बनाएं उस तरह से, अगर अपने बच्चों को लैंग्वेज सिखाएं, तो हो सकता है कि हमारी लैंग्वेज, अब ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अब हमारी लैंग्वेज जो है वो स्टेबल हो गई है, मतलब कहीं ना कहीं घरों में बच्चों के साथ जो है लैंग्वेज बोली जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा इंडेंजर नहीं हो सकती, वो डेफिनेटली हो सकती है। टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ पे हर फील्ड में एडवांसमेंट होती आ रही है, वहाँ पे हम सोशल मीडिया को स्पेसिफाई करते हैं एक लैंग्वेज रिसर्च में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंडेंजर लैंग्वेज पे रिसर्च किया जा सकता है सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए? आइए आपको मिलवाते हैं फातिमा से, जिन्होंने ब्रुशेस की लैंग्वेज पे रिसर्च किया। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो बेसिकली मैंने रिसर्च की है ब्रशास की लैंग्वेज पे। तो जो मेरी रिसर्च का टाइटल है वो है प्रमोशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ऑन सोशल मीडिया, की स्टडी ऑफ द ब्रशास की लैंग्वेज। तो बेसिकली इस रिसर्च में मैंने सोशल मीडिया को ब्रशास की लैंग्वेज से लिंक किया है। बैक व्हेन आई डिड माय रिसर्च, ब्रशास की लैंग्वेज उस टाइम पे इंडेंजर्ड थी, अभी अल्लाह का शुक्र है कि स्टेबल हो गई है। तो जो बेसिक चीज़ मैंने अपनी रिसर्च में की थी वो ये थी कि जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स थे ब्रशास्की के, स्पेसिफिकली फेसबुक पे जो ग्रुप्स और पेजेस थे, उन पे मैंने स्टडी की थी। वहाँ पे मैंने ये देखा कि उनकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, क्या वाकई ये पेजेस और ग्रुप्स ब्रशास्की के लिए कुछ सर्व कर रहे हैं, कंटेंट किस तरह का आ रहा है, चैलेंजेस क्या फेस किए हैं लोगों ने, या जो मोटिवेशन थी इन प्लेटफॉर्म्स को बनाने की, वो क्या थी। तो बेसिकली मेरी रिसर्च इसी बारे में थी। हमने अभी तक देखा हुआ है कि मास कम्युनिकेशन की रिसर्च में रिपोर्टिंग, जर्नलिज्म से, मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड रिसर्च किया जाता है। आपको ये ख्याल कैसे आया कि एक इन लैंग्वेज को सोशल मीडिया के साथ लिंक करके आप मास कम्युनिकेशन के लिए रिसर्च करें? एग्जैक्टली मैंने ख़ुद भी, जितना मैंने इवन जब मैं अपने मास्टर्स में भी आई थी, मैं यही चीज़ देखती आ रही थी कि जो कम्युनिकेशन रिसर्च हो रही थी वो या तो लेट्स से जर्नलिज्म के किसी एस्पेक्ट को उठा लिया, या आपने मीडिया को किसी न किसी सोसाइटी के किसी एस्पेक्ट से या किसी इशू से, जैसे आपने बताया मेंटल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल लिटरेसी, किसी से आपने लिंक कर दिया। लेकिन क्योंकि मैं ख़ुद भी एक ब्रशास की स्पीकर हूँ, मैं गिलगित की हूँ, तो जैसे मुझे पता चला कि हमारी लैंग्वेज जो है बैक देन इट वाज इंडेंजर्ड, अब स्टेबल है बट इट्स अ माइनॉरिटी लैंग्वेज, तो मैं हमेशा, मुझे एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही थी ओवरऑल लैंग्वेज के हवाले से। और फिर जब मुझे पता चला कि कुछ ना कुछ प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे ब्रशास की, तो मैं बड़ा क्यूरियस हो गई कि वहाँ पे हो क्या रहा है। अगर हमारे लोग हैं ब्रशास की कोई प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन कोई है, तो स्टिल हमारी लैंग्वेज जो है वो क्यों इंडेंजर्ड लैंग्वेज है। तो यही एक क्यूरियोसिटी थी जिसकी वजह से मैंने मीडिया, स्पेसिफिकली जो कम्युनिकेशन रिसर्च है, उसको एक्सटेंड किया, उसको लिंक किया टू ब्रशास की लैंग्वेज। ओके, अच्छा, आपके रिसर्च में बहुत सारी फाइंडिंग्स आई होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अच्छा, फाइंडिंग्स से पहले मैं थोड़ा सा ओवरऑल इस टॉपिक पे ही बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि हम एक लैंग्वेज के बारे में क्यों बात करें। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं। इवन मैं जब अपना काम कर रही थी तो मुझसे बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि वाई लैंग्वेज, वाई एन इंडेंजर्ड लैंग्वेज। तो जो हमारा रीजन है, बेसिकली जो हिमालयन रीजन है, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हिमालयन रीजन को बेसिकली लिंग्विस्टिक हब कहते हैं। लिंग्विस्टिक हब का मतलब होता है सेंटर, इसीलिए कहते हैं क्योंकि 1/6 ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। और एग्जिस्ट तो करती हैं, उसके साथ साथ बहुत सी इसी हब में जो लैंग्वेजेस हैं वो इंडेंजर्ड हैं। इंडेंजर्ड का क्या मतलब है, या तो वो जो लैंग्वेज है वो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, इसका ये मतलब है कि हम घर पे नहीं बोल रहे अपने बच्चों के साथ, या इसके स्पीकर्स कम हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि एक इंडेंजर्ड लैंग्वेज, वाई इंडेंजर्ड लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज नॉर्मली हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक मीडियम है जिससे हमने कम्युनिकेट करना है, लेकिन हम अगर थोड़ा और इस पे स्टडी करें तो सिर्फ ये एक मीडियम नहीं है,
ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी बिलोंगिंग है, आपका एक पूरा एसेट है, चाहे वो कल्चरल एसेट है, चाहे वो हिस्टोरिकल एसेट है, आपकी एक पूरी आइडेंटिटी है। अगर आपकी लैंग्वेज चली गई तो आप ये समझिए कि आपकी आइडेंटिटी पूरी चली गई है। आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी बेसिस पे आप एग्जिस्ट कर रहे हो, वो आपकी एग्जिस्टेंस है, वो आपकी लाइफ को, वो आपको मीनिंग देती है। उसके अलावा बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में जब आप कॉम्प्रिहेंड करते हो तो वो आपको सही से समझ आते हैं। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से हमें एक लैंग्वेज को बचाना है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ही ये है कि आपकी आइडेंटिटी है। जब आपकी आइडेंटिटी कोई आपसे छीनेगा तो फिर वो एक देयर इज़ नो पॉइंट लिविंग। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जब हम इसको स्पेसिफ़ाई करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में टोटल जो है 68 लैंग्वेजेज़ हैं, जो टोटल लैंग्वेजेज़ हैं उसमें से 47 जो है स्टेबल लैंग्वेजेज़ हैं, 18 एंडेंजर्ड लैंग्वेजेज़ हैं। तो हमें इस टॉपिक पे बात करनी है, स्पेशली जब हम न्यू मीडिया के अम्ब्रेला में रह रहे हैं। न्यू मीडिया में जो बहुत कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ सोशल मीडिया। मोर और लेस हर एक इंसान सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, हम एक्सपोज़्ड हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम सोशल मीडिया यूज़ कर ही रहे हैं, हर काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्यों ना सोशल मीडिया को अपनी लैंग्वेज को करने के लिए प्रिजर्व करने के लिए या लेट्स से उसको प्रमोट करने के लिए हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? हम डेफ़िनिटली यूज़ कर सकते हैं। इसकी हमारे पास बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेज़ हैं जहाँ पे लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, जहाँ पे लोगों ने यूट्यूब चैनल तो चलो फिर एक बहुत बेसिक चीज़ है, लोगों ने गेमिंग एप्लीकेशंस बनाई हैं अपनी नेटिव लैंग्वेजेज़ में। वहाँ पे वो गेम्स खेलते हैं ताकि लोग जो हैं अपनी लैंग्वेज किसी न किसी तरह से सीख सकें। तो इसमें एंडेंजर्ड लैंग्वेज क्या है ये हमें समझने की ज़रूरत है, इसको सेव क्यों करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, मुझसे खैर बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने क्यों सिर्फ ब्रोशास की लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज़ किया? बहुत से लोगों को ये बात शायद नहीं पता कि ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सी और भी एंडेंजर्ड लैंग्वेजेज़ हैं, इवन गिलगित में भी। ब्रोशास्की की जो क्लासिफ़िकेशन है वो थोड़ी डिफरेंट क्लासिफ़िकेशन है, क्योंकि हर लैंग्वेज की जो है कोई ना कोई पेरेंट लैंग्वेज है। हर लैंग्वेज का जो ओरिजिन है वो पता है लोगों को, लेकिन जो ब्रोशास्की पे जितनी भी रिसर्च हुई है, आज तक उसमें जो जितने भी रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सके हैं कि लैंग्वेज आई कहाँ से है। कहीं न कहीं नेबर्स से जो है वो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं ब्रोशास्की की नेबरिंग लैंग्वेजेज़ के साथ, लेकिन एग्ज़ैक्ट जो पेरेंट लैंग्वेज है नहीं पता। तो इस क्लासिफ़िकेशन को कहते हैं लैंग्वेज आइसोलेट। ब्रोशास्की एक लैंग्वेज आइसोलेट है। तो जो लैंग्वेज आइसोलेट्स उनको इसीलिए बचाना ज़रूरी है कि ऑलरेडी उनका कोई एग्जिस्टिंग इंसेस्टर हमें नहीं पता है। एक यूनेस्को का बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क है, उसे कहते हैं लैंग्वेज वाइटलिटी एंड एंडेंजरमेंट। वो बहुत एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क है। उसमें बेसिकली 9 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, 9 फैक्टर्स दिए हुए हैं कि आप जो पूरा सोशल लिंग्विस्टिक स्टेटस है एक लैंग्वेज का वो बता सकते हैं। सोशल लिंग्विस्टिक स्टेटस से क्या मुराद है कि उसका एंडेंजरमेंट का लेवल क्या है, हमने क्या करना है, लोगों का एटीट्यूड क्या है, क्या पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। तो ये जो 9 पैरामीटर्स हैं यूनेस्को के इस फ्रेमवर्क में, उसमें एक जो फ्रेमवर्क मीडिया से रिलेटेड है कि आपने अगर एक लैंग्वेज को बचाना है तो न्यू मीडिया का आपने यूज़ करना है। आप जब न्यू मीडिया का यूज़ नहीं कर रहे तो आप एक लैंग्वेज को नहीं बचा सकते। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक और इसमें है, तो सारे पैरामीटर्स इम्पोर्टेंट, लेकिन जो मैंने अपनी रिसर्च में इनकॉर्पोरेट किए थे, एक तो न्यू मीडिया का यूज़ और दूसरा ये कि आपकी कम्युनिटी का एटीट्यूड क्या है, क्या एग्जैक्टली उनको क्या पता है कि आपकी लैंग्वेज जो है वो एक एंडेंजर्ड लैंग्वेज है। और लेट्स से अगर ब्रोशास्की के केस में बात करें तो माइनॉरिटी लैंग्वेज है, इसके स्पीकर्स कम है, इसकी कोई पेरेंट फैमिली नहीं है, एक स्पेसिफिक इलाके में ही लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने जहन में रखनी है। यूनेस्को का एक और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है द रेड बुक ऑफ लैंग्वेजेस इन डेंजर ऑफ डिसअपीयरिंग। उसमें स्पेसिफिकली जो 4 पॉइंट्स, 3 से 4 पॉइंट्स हैं, उनमें एक पॉइंट ये कि लैंग्वेज आइसोलेट्स को तो आपने बचाना है। लैंग्वेज आइसोलेट्स पे आप लोगों ने रिसर्च करनी है। रिसर्च करनी है तो ज़ाहिर है रिसर्च करने की बहुत सारी वजूहात होती है। ये कि लोगों को पता चले कि आपकी जो है लैंग्वेज एंडेंजर्ड है, उस पे आपने काम करना है। ओके, अच्छा। ड्यूरिंग रिसर्च आपको क्या चैलेंजेस आए और आपने कैसे फेस किया उनको? कंट्रोवर्सीज़ या इसको चैलेंजेस हम कह सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा-सा डिफरेंट था। ऐसा टॉपिक था कि शायद लोगों को एक तो समझाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे कि मैंने सोशल मीडिया को
लैंग्वेज से ब्रश की लैंग्वेज से लिंक करना है, तो वो लोगों को समझने में थोड़ा-सा ये बड़ा मुश्किल एक काम हो रहा था और मोस्टली जो एडमिन्स थे वो या तो पाकिस्तान से बाहर से या इस्लामाबाद से बाहर थे। तो मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था उस टाइम कि मैं इवन गिलगित भी आके मिल सकूँ, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए था। जो बाहर के थे एडमिन्स, वो उनसे तो हो गया था राब्ता मेरा बहुत अच्छे से, लेकिन जो गिलगित में स्पेशली कनेक्टिविटी इश्यूज़ की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसले हुए थे। लेकिन ये कि जो जितने भी मेरे रिस्पॉन्डेंट्स थे सब ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। इवन कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके पास इंटरनेट नहीं था, तो वो कहीं जैसे यासीन के ही कुछ रिस्पॉन्डेंट्स थे जिन्होंने ऑल द वे जाके मुझे फ़ोन कॉल पे इंटरव्यूज़ दिए थे। तो रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं सब बहुत ही हेल्पिंग थे, लेकिन चैलेंज ये कनेक्टिविटी वाला चैलेंज बहुत ज़्यादा आया था और दूसरा लोगों को टॉपिक समझाने में मुझे जो है वो बड़ा मसला आ रहा था। अच्छा फ़ातिमा, ये रिसर्च आपने किया ब्रुशेस की लैंग्वेज पे, क्या ये सिर्फ़ ब्रुशेस की लैंग्वेज के लिए ही लिमिटेड है या फिर इन फ्यूचर अगर कोई और लैंग्वेज पे काम करना हो, तो क्या इसको यूज़ किया जा सकता है? अभी की जो लैंग्वेजेस की स्टेट है, दुनिया में मोर देन 7,000 लैंग्वेजेस हैं एग्जिस्टिंग, जिसमें से 44% इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं। मतलब आप ये समझिए मोर देन 3,000 लैंग्वेजेस इंडेंजर्ड हैं और कहा जाता है 2100 तक 50% लैंग्वेजेस ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर हम सोशल मीडिया की बात करें और स्पेसिफिकली अगर मैं फाइंडिंग्स की बात करूं, क्योंकि ये इसी क्वेश्चन से लिंक करता है, तो जितने भी मेरे रिस्पॉन्डेंट्स थे डेफिनेटली उनके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। उनके स्क्रिप्ट में चैलेंजेस आ रहे थे, कनेक्टिविटी इश्यूज़ आ रहे थे, उनकी इंगेजमेंट, लोगों की इंगेजमेंट के इश्यूज़ आ रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि चैलेंजेस नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो सबसे मेजर फाइंडिंग ये थी कि सोशल मीडिया की वजह से जो हुंजा यासीन नगर के डिस्पर्स्ड लोग थे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला। इतने सालों बाद वो लोग आके अपनी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, लैंग्वेज के बारे में यूज़फुल बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वेरिएशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं देखिए सोशल मीडिया कुछ ना कुछ फ़ायदा डेफ़िनेटली ब्रोशास्की को हुआ है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि एक ज़माना था जब लोग, ज़ाहिर है हुंजा यासीन नगर के स्कैटर्ड थे, ठीक है? उनको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में आके बात कर रहे हैं, लेट्स से फेसबुक के किसी ग्रुप में आके वो बात कर रहे हैं, किसी पेज पे कुछ शेयर कर रहे हैं। एक तो बेनिफिट ये हुआ है। उसके अलावा ये कि ब्रशास्की का जो पहले ऑर्थोग्राफी उसकी सारी हुई, उसके बाद ब्रशास्की का प्राइमर भी बना, ठीक है? उस पे डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, लेकिन कुछ ना कुछ काम हुआ ही है। तो इस चीज़ को फैसिलिटेट किसने किया? सोशल मीडिया ने किया। तो अगर हम ये एक एग्ज़ाम्पल सेट कर लें और लोगों को ये बात रियलाइज़ कराएँ कि सोशल मीडिया आप हर तरह के काम के लिए इंक्लूडिंग लैंग्वेज प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन कर सकते हैं, तो ब्रशास्की की एग्जांपल लेके बहुत सी ऐसी इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं जो भी एग्जिस्ट करती हैं, वो इससे एक एग्जांपल वो ले सकती हैं, तो कर सकती हैं। तो डेफिनेटली ये स्टडी और लैंग्वेजेस के लिए भी अप्लाई हो सकती है। बिल्कुल। अगर अभी कोई एक किसी और इंडेंजर लैंग्वेज पे काम करना चाहे, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी? अच्छा, इसमें जो है फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपने एक्नॉलेज करना है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी एक लैंग्वेज ख़तरे में है, तो उसके बाद आप कह सकते हैं। जब तक आप अपनी सिचुएशन को एक्नॉलेज नहीं करोगे, तो उसके बाद आप सारा काम ही उसके बाद हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप ही है कि आपने एक्नॉलेज करना है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी जो है लैंग्वेज इंडेंजर्ड है। उसके बाद फिर ये है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप देख सकते हो, जैसे कि इथनोलॉग एक बहुत इमेंस, बहुत बड़ा डेटाबेस है जो सिर्फ लैंग्वेजेस पे ही बेस्ड है। वो आपको लैंग्वेज की पॉपुलेशन, लैंग्वेज का जो स्टेटस है, लैंग्वेज पे इवन जितना काम हो रहा है वो भी बताता है। एक हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। वो भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताता है। एक और प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ ELDP, इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट्स। तो ये 2 से 3 और भी हैं, यूनेस्को के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप देख सकते हो। एटलीस्ट अगर ख़ुद को थोड़ा सा आपने अगर ख़ुद को रियलाइज़ कराना है या आपने ख़ुद जानना है कि आपकी लैंग्वेज कहाँ के स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो पहला स्टेप मेरी नज़र में यही है कि आप जो है एक्नॉलेज करो अपनी सिचुएशन को, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है एक लैंग्वेज एक्सटिंक्ट तब नहीं होगी जब आप नेक्स्ट जनरेशन को अपनी लैंग्वेज सिखाओगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास इंस्टीट्यूट्स हैं या आप किस तरह से अपने बच्चों को सिखा रहे हो।
एक और जो चीज़ मेरे जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने यही कहा कि हमें डिजिटल स्टोरी टेलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे ऑलरेडी फ़ोन देख रहे हैं। तो उसमें ये है कि हम अगर कोई कार्टून्स वगैरह बनाएँ अपनी लैंग्वेजेज़ में, सिर्फ़ ब्रशास की ही बात नहीं और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं। तो अगर हम कार्टून्स वगैरह बनाएँ, उस तरह से अगर अपने बच्चों को लैंग्वेज सिखाएँ, तो हो सकता है कि हमारी लैंग्वेज अब ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अब हमारी लैंग्वेज जो है वो स्टेबल हो गई है। मतलब कहीं न कहीं घरों में बच्चों के साथ जो है लैंग्वेज बोली जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा एंडेंजर नहीं हो सकती, वो डेफ़िनिटली हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्पीकर्स ऑलरेडी आपके कम है। तो स्टेबल का मतलब ये नहीं है कि उसकी जो है उसका शिफ्ट दोबारा एंडेंजर्ड में नहीं हो सकता, वो डेफ़िनिटली हो सकता है। बिल्कुल फ़ातिमा, आप सही कह रही है। आज के इस दौर में जहाँ पे मल्टीलिंगुअल होना हमारी ज़रूरत बन चुकी है, वहीं पे अपनी मुनफ़रिद ज़ुबान को महफ़ूज़ करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, आगे इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। एक नवाहो स्पीकर ने लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस एक बहुत मज़े की बात की, बेसिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा, इफ़ यू डोंट ब्रीथ देयर इज़ नो एयर, इफ़ यू डोंट वॉक देयर इज़ नो अर्थ, एंड इफ़ यू डोंट स्पीक देयर इज़ नो वर्ड्स। तो ये पूरी कोटेशन लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज़ करती है। तो लैंग्वेज को बचाना हमारी ज़िम्मेदारी, जिसके लिए हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि दैट्स अगर हमारी माइनॉरिटी लैंग्वेज है या एंडेंजर्ड लैंग्वेज है, इवन ओवरऑल लैंग्वेज के लिए भी हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फ़ातिमा, आप हमारे शो में आई। ये थी फ़ातिमा जिन्होंने एंडेंजर्ड लैंग्वेज ब्रुशेस की लैंग्वेज पे काम किया। नेक्स्ट एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाएंगे किसी और गेस्ट और किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।